जय हिंद। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10 के भूगोल का पार्ट 2। आज का हम लोग पार्ट 2 आपका चैप्टर 2 नहीं है, पार्ट 2 यानी भाग 1 संसाधन एवं विकास का भाग 1 वीडियो हमने कल ही अपलोड कर दिया था, जिसमें हम लोग पढ़े थे संसाधन के बारे में, संसाधन के प्रकार के बारे में, संसाधनों का विकास के बारे में और संसाधन नियोजन के बारे में, तथा पढ़े थे भारत में संसाधन नियोजन। इन 4-5 टॉपिक का हम लोग कल विस्तारित रूप से समझ लिया था। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए प्ले लिस्ट में और फिर वीडियो लिस्ट में जाकर आप तुरंत इस वाले वीडियो को देखिए, फिर आगे इस वीडियो को देखिएगा। हाँ, हमने कल ही एक महत्वपूर्ण सूचना दिया था कि जैसे हमारा वीडियो स्टार्ट होता है आप लोग तुरंत कॉपी और कलम लेके बैठ जाइएगा, ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो और बाद में एग्जाम टाइम में रिवाइज करने में भी एकदम बेहतरीन होगा। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत में संसाधन नियोजन, तो कल बात कर लिए थे। आज वीडियो में बात करेंगे भू संसाधन के बारे में बात करने वाले हैं। भू संसाधन क्या होता है? भू का अर्थ होता है भूमि। भू का अर्थ क्या होता है? भू का अर्थ भूमि होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आप सभी जानते हैं कि भू का अर्थ होता है भूमि और संसाधन हमने कल ही बताया था कि वे सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है उसे संसाधन कहते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक होने वाला है भू संसाधन। ठीक है, यानी हम भूमि पर रहते हैं तो इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। बिल्कुल जितने भी सजीव प्राणी हैं सब पृथ्वी पर रहता है और हम अपने क्रियाकलाप, जितने भी सजीव प्राणी जुड़े क्रियाकलाप है, दैनिक कार्य है, वे सभी कार्य को हम पृथ्वी पर ही करते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है भू उपयोग है। कौन सा उपयोग? भू उपयोग मतलब भूमि का उपयोग। भूमि का उपयोग, तो हम लोग भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? भूमि का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो घर बनाने में भूमि का उपयोग करते हैं, कृषि क्षेत्र में, कल कारखाना खोलने के लिए, इसके बाद वन लगाने में यानी वृक्षारोपण जिसको बोल सकते हैं, वृक्षारोपण में। तो इन सभी कार्यों हम लोग किसका उपयोग करते हैं? भू उपयोग यानी भूमि का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में भू उपयोग प्रारूप। भारत में भू उपयोग प्रारूप यानी भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक, जैसे समझिए, यानी भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक क्या क्या है? भौतिक कारक, भौतिक कारक। तो ये भौतिक कारक क्या क्या है? तो भौतिक कारक है भू आकृति, भू आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार, ये जो है और भौतिक कारक में आते हैं। क्या क्या आते हैं फिर समझिए? भू आकृति यानी भूमि का आकार प्रकार, जलवायु, ठीक है, और मृदा के प्रकार। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल यानी भारत का कुल क्षेत्रफल है, भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। किसका? भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख किलोमीटर है। हमारे पास इसके 93 मतलब 93% भाग के ही भू आंकड़े उपलब्ध है। यानी इसका जो है 32.8 लाख है, इसमें से हम लोगों के पास 93% भूमि का आंकड़ा है। ठीक है, और इन्हीं भूमि पर हम लोग क्या करते हैं? आगे प्रबंध है, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों की सूची क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रबंध नहीं है। यानी जब हम लोग पूर्वोत्तर यानी पूर्वी भाग के बारे में बात करें, पूर्वी भारत की जब बात करते हैं तो वहां असम को छोड़कर और भी जो प्रांत हैं वहां कितनी भूमि है इसके बारे में अभी तक जानकारी हम लोगों को प्राप्त नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में चीन और पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। ठीक है, और इन्हीं 93% भूमि पर हम लोग कृषि करते हैं, चारागाह भी करते हैं, फसल का उत्पादन भी करते हैं। जितने प्रकार का कार्य हो गया सभी प्रकार के कार्य 93% में ही किया जाता है। ठीक है,
तो हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है। किसके द्वारा? 1952 द्वारा वन नीति जब 1952 निर्धारित हुआ था तो उसके अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र क्या है? वांछित है। जबकि वन के अंतर्गत क्षेत्र काफी है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह वन क्षेत्र सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, यह सभी जितने भी सजीव प्राणी पेड़ पौधे सबका मिलकर इसको क्या करते हैं? संतुलित में रखते हैं, संतुलन में रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भूमि निम्नीकरण और संसाधन उपाय। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं, आज हम कर रहे हैं और हमारे आने वाले पीढ़ी भी करेंगे। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूलभूत आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। अगर खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, ठीक है, यानी मकान चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो अधिकांश चीजें हम लोग कहाँ से मिलता है? पृथ्वी से ही मिलता है। अब क्या होता है जब पृथ्वी से मिलता है तो पृथ्वी का धीरे धीरे निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकत को भी बल मिल रहा है। यानी हम लोग तो पृथ्वी से अपने फायदेमंद की चीजों को तो लाते हैं, लेकिन हम लोग धीरे धीरे पृथ्वी का निम्नीकरण भी कर रहे हैं, पृथ्वी को धीरे धीरे हम लोग खराब भी कर रहे हैं। तो किस प्रकार कर रहे हैं इन चीजों को देखेंगे। जैसे भूमि निम्नीकरण के जो निम्नलिखित कारक है वह सबसे पहला जो पॉइंट है अत्यधिक वर्षा होने के कारण ढलान वाले क्षेत्रों में मिट्टी का अपरदन होता है। वनों का कटना, जब वन कटता है तो वन कटने से क्या होता है? वहां की मिट्टी बह जाती है। जैसे अगर वन होते हैं तो वन रहने मिट्टी, जो वन के जो पेड़ों के जो जड़ होती है वो मिट्टी को पकड़े रखती है, जिससे मृदा अपरदन कम होता है। जब तेज हवाएं चलती है तो पेड़ पौधे मिट्टी के उड़ने से भी बचाती है। तो इस प्रकार जो है हमारा पृथ्वी का निम्नीकरण हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोगों का है वह मृदा संसाधन है। कौन सा संसाधन? मृदा संसाधन। मृदा मतलब मिट्टी। कौन सा संसाधन? मिट्टी संसाधन। तो जिस प्रकार हमारे लिए पृथ्वी संसाधन, भू संसाधन जरूरी है, ठीक इसी प्रकार हम लोगों के लिए मृदा संसाधन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। मृदा संसाधन, अगर हम लोगों को अनाज चाहिए तो सबसे पहले मिट्टी का होना बहुत ही आवश्यक है। पेड़ पौधे लगाना है तो मिट्टी का होना आवश्यक है। अन्य विभिन्न कार्य को करने के लिए हम लोगों को किसकी आवश्यकता पड़ती है? मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, मृदा संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट, अब मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, वायु व भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। अब देखते हैं कि मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है। तो मिट्टी को मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। मृदा का वर्गीकरण, मृदा का वर्गीकरण, तो पहला जो है जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। दूसरा है काली मृदा, काली मृदा। तीसरा है लाल और पीली मृदा, पीली मृदा। चौथा है लेटराइट मृदा, लेटराइट मृदा। पांचवा है मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा। और छठा नंबर है वन मृदा। तो ये जो है मृदा के मुख्य 6 प्रकार का है। कौन कौन सा है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा है। ये जो है मृदा का वर्गीकरण हुआ, मृदा के प्रकार हुआ। अब हम लोग एक एक करके मृदा के प्रकार के बारे में समझते हैं। सबसे पहला समझते हैं जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो होता है एक बहुत ही उपजाऊ मृदा होती है।
यह देश के विस्तृत रूप से फैली हुई महत्वपूर्ण मृदा है। संपूर्ण उत्तर भारतीय मैदान, यह जो है उत्तर भारतीय मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। जो हमारा उत्तर भारतीय मैदान जो है वह जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी, जो हिमालय जो नदियां निकलती है उन्हीं नदियों के द्वारा उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। और उत्तरी मैदान का जो निर्माण हुआ है वह जलोढ़ मृदा से ही बना हुआ है। तो उत्तरी मैदान का निर्माण 3 नदियों से मिलकर हुआ है, जो कहां से निकलती है, हिमालय से निकलती है। ये नदियां कौन कौन सा है, तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन 3 नदियों से मिलकर उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। और उत्तरी मैदान में जलोढ़ मृदा पाया जाता है, जो बहुत ही उपजाऊ होती है। अब जो जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा को 2 भाग में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। पहला है बांगर, एक को रखा गया बांगर और दूसरे को बोलते हैं खांदर। अब ये बांगर और खांदर क्या है, इसको समझिए। ये बांगर और खांदर किसको बोलते हैं, बांगर पुराना जलोढ़ को बोलते हैं। बांगर जो है या पुराना जलोढ़ को बोलते हैं, पुराना मिट्टी को। और खादर जो होती है वह नई मिट्टी होती है। ठीक है, आज रखना है जलोढ़ मृदा के 2 प्रकार, खादर और बांगर। जो पुरानी मृदा जो है उसको बोलते हैं बांगर मृदा। जो नई मृदा का निर्माण होता है उसको बोलते हैं खादर मृदा। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग हमने पहले बता दिया है कि जो जलोढ़ मृदा होती है वह बहुत ही उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं फास्फोरस, पोटास और चूना युक्त होती है। जो जलोढ़ मृदा जो होता है वह क्या होती है, फास्फोरस, पोटास और चूना युक्त होती है। कौन सी मृदा, जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा, जलोढ़ मृदा। यह हम लोगों का है काली मृदा के बारे में। किस मृदा के बारे में, काली मृदा। तो काली मृदा को समझिए क्या है, इस रेंगर मृदा है। काली मृदा का दूसरा नाम रेंगर मृदा भी है। काली मृदा का दूसरा नाम रेंगर मृदा। एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा जाता है, आप लोगों को प्रश्न पूछेगा कि रेंगर मृदा के नाम से किस मृदा को जाना जाता है, तो बोलना है काली मिट्टी को, काली मृदा को। ठीक है, इसे काली कपास के नाम से, इसका दूसरा नाम है काली कपास। काली कपास और रेंगर मृदा का नाम, दूसरा नाम काली मृदा है। ठीक है, ऐसा मानना है कि जलवायु और जनक सेलों ने काली मृदा के बनने में प्रमुख योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार, बेसाल क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, तो उत्तर पश्चिमी भागों में। हाँ, तो जो काली मृदा है वह दक्कन पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में पाई जाती है। ठीक है, ये दक्षिण पूर्वी दिशा में कृष्णा और गोदावरी नदियों की घाटियों तक यह फैली है। चलिए, अब अगला जो हम लोगों का है वह लाल और पीली मिट्टी के बारे में पढ़ना है। लाल और पीली मिट्टी के बारे में। तो लाल मृदा दक्कन पठार के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। किस चट्टानों में, रवेदार आग्नेय चट्टान, रवेदार याग्नेय चट्टान। ठीक है, किसमें, लाल मृदा दक्कन पठार के दक्षिण में, दक्कन पठार के दक्षिण में रवेदार आग्नेय चट्टान में यह मृदा विकसित है। पीली और लाल मृदाएं, अब जो यह मृदा है वह पाया कहाँ जाती है, तो उड़ीसा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य गंगा में यह मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। इनका लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोह धातु के प्रसार के कारण
तथा पीला रंग इनमें ओजन के कारण होता है। इस जो है लाल मिट्टी जो है इसका रंग जो लाल होता है किसके कारण? रवेदार आंगने के कारण, लाल जो होता है लोह धातु के प्रसार के कारण, लोह धातु के प्रसार के कारण। और वहीं जो पीला जो होता है, पीला होने का कारण है जल योजन। जल योजन के कारण इसका रंग पीला होता है और लोहे के कारण इसका रंग लाल होता है। अब अगला जो है वो बचा हुआ है लेटराइट मृदा। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है। जो लेटराइट शब्द है, लेटराइट, यह कहां से लिया गया है? यह ग्रीक भाषा के लेटर से लिया गया है। लेटराइट जो है, लेटराइट शब्द जो है ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ ईंट होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? ईंट होता है। लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। वो वहां होता है जहां का तापमान ऊंचा होता है, अत्यधिक वर्षा होती है, वैसे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा पाई जाती है। ठीक है, कहां पाई जाती है? ये मृदाएं मुख्य तौर पर कर्नाटक पाया कहा जाता है, तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। और इसमें जो है कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में चाय और कॉफी की खेती की जाती है। लेटराइट मृदा में ही चाय और कॉफी की खेती की जाती है। कॉफी की खेती की जाती है। ठीक है, चलिए अब हम लोगों का है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। जो मरुस्थलीय मृदा है इसका रंग कैसा होता है? रंग जो है वह लाल, कैसा होता है? लाल होता है, लाल और भूरा होता है, लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर लवणीय और रेतीय होती है। कैसी होती है? रेतीय, यानी बालू टाइप का होता है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। उच्च तापमान और शुष्क जलवायु के कारण जल वाष्पन दर अधिक है। इन मृदाओं में हमयंश और नमी की मात्रा कम होती है। किसकी मात्रा? हमयंश की और नमी की मात्रा कम होती है। ठीक है, यह सही तरीके से संचित करके इस मृदा को कृषि योग्य बनाया जा सकता है। यह मृदा जो है कृषि योग्य नहीं होता है, लेकिन इसको संचित करते हैं, उसमें परिवर्तन करते हैं और परिवर्तन करने के बाद इसमें हम लोग कृषि या खेती कर सकते हैं। जैसे कि पश्चिम राजस्थान में हो रहा है। जो राजस्थान क्षेत्र है वहीं पे मरुस्थलीय मृदा पाया जाता है और वहां पहले मिट्टी को संचित किया जाता है, मिट्टी को जमा किया जाता है, उसमें परिवर्तन किया जाता है, इसके बाद उसमें फिर पुनः फसल को बोया जाता है। अब अगला है वन मृदा। कौन सा मृदा? वन मृदा। ये मृदाएं आमतौर पर पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में कहां पाया जाता है? पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, जहां पर्याप्त वन उपलब्ध होते हैं, यानी वन अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर जलोढ़, पंखों और नदी सोपानों आदि में मृदाएं उपजाऊ होती है। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने मृदा के प्रकारों को देखा। चलिए आप लोग फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, बाद में लिख लीजिएगा। चलिए हो गया होगा।
ये अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे पॉइंट को देखते हैं। तो अगला पॉइंट हम लोगों का है मृदाओं का, और ये हो गया मृदा अपर्दन और संरक्षण, जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, मृदा संरक्षण, सॉरी मृदा अपर्दन और संरक्षण। अब मृदा अपर्दन और संरक्षण क्या है इसको समझना है। मृदा या पर्दन और संरक्षण, मृदा अपर्दन और संरक्षण। तो सबसे पहले समझना है इसमें दो शब्द हैं, एक यापर्दन है, दूसरा संरक्षण है। यापर्दन मतलब मृदा जो है धीरे धीरे नष्ट होते जा रहा है, नष्ट होना यापर्दन, नष्ट होना यापर्दन होता है। और संरक्षण मतलब बचाना, संरक्षण मतलब बचाना। तो मृदा का अपर्दन कैसे हो रहा है? तो मृदा का अपर्दन किस प्रकार हो रहा है? अति पशुचारण से। किसके किसके द्वारा अपर्दन जो हो रहा है? वह खनन के द्वारा हो रहा है, वनन मूलन के द्वारा हो रहा है, वनन मूलन के द्वारा, और मानवीय क्रियाओं से होता है। शॉर्टकट में कह सकते हैं मानवीय क्रियाओं द्वारा, और भी अधिक वर्षा से होता है, अधिक वर्षा। इस प्रकार के और भी कई कारण है। अब इससे हुआ अपर्दन, मिट्टी खत्म हो रहा है। अब संरक्षण मतलब इसको बचाएंगे कैसे? तो इसका बचाने के लिए अधिक मात्रा में पेड़ पौधों को लगाना, अधिक मात्रा में पेड़ पौधों को लगाना। और किस प्रकार करेंगे? ढलान वाले क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाकर, सीढ़ीदार खेत बनाकर। और कैसे करेंगे? खेत के मेड़ों पर वृक्षारोपण करके सिंचाई की नई पद्धति अपनाकर इन सभी नियमों का उपयोग करके हम लोग मृदा के संरक्षण कर सकते हैं, मृदा को बचा सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर था संसाधन विकास खत्म होता है। अगर अब इस चैप्टर के अंतर्गत आप लोगों के मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न रह गया हो तो आप में कमेंट में बताइए, मैं इसको पुनः हल करने का, आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अब चलिए अगले भाग में हम लोग इसके प्रश्न अभ्यास को लेकर आते हैं, ठीक है? तब तक फिर जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।